हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मेरे चैनल पे आपका स्वागत किया जाता है। आज हम लोग दोस्तों 1.3 का प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझ लेते हैं हम लोग, ताकि प्रश्न सॉल्व करने में हम लोग को आसानी हो। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रश्नवाली को सॉल्व करने के लिए दो बातों को समझना ज़रूरी है। देखिए, पहला है आप लोग परिमेय समझना है। परिमेय है इसमें कि कहता है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p जो है a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। तो चलिए देखिए समझते हैं इसको। जैसे कि मान लिया जाए कि p बराबर हो जाए, मान लिया जाए 5 है, और उसी तरीके से अगर सपोज हम मान लेते हैं a स्क्वायर बराबर 25 मान लेते हैं। तो देखिए, अगर जो p है वो a स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी कि p 25 को अगर 5 विभाजित करता है तो p जो है a को भी विभाजित करेगा, यानी a का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी 5 है, यानी कि आपको 5 को भी विभाजित करेगा। जैसे सपोज अगर मान लिया कि जाए कि a स्क्वायर बराबर 36 है, ठीक है। तो 36 को अगर आप p बराबर मान लीजिए 3 है, तो p जो है अगर 36 को डिवाइड करता है, मतलब कि 3 यहाँ 36 को डिवाइड करता है, तो p है a को भी डिवाइड करेगा। a यानी कि 6 हो जाएगा, तो 6 को भी 3 डिवाइड करेगा। तो यही परिमेय इसमें बोल रहा है कि अगर मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है तो p जो है a स्क्वायर को विभाजित करती है तो a को भी विभाजित करेगी। और दूसरा पॉइंट है सहअभाज्य संख्या। देखिए, सहअभाज्य संख्या जो होता है वो युग्म होता है, मतलब कि दो संख्याओं का युग्म होता है जिसका अभाज्य गुणनखंड 1 होता है, यानी कि उसमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो 1 होगा। तो चलिए इसको समझते हैं कि कैसे 1 होता है। मान लीजिए कि दो संख्या आपका मान लिया जाए कि 15 हो गया और आपका 17 हो गया। तो देखिए, ये दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी ये दोनों का जो गुणनखंड है केवल एक ही आएगा, मतलब एक के अलावा दोनों को दूसरी संख्या विभाजित नहीं कर सकता है एक साथ, यानी ये दोनों में कॉमन क्या है, 1 है। उसी तरीके से सपोज अगर मान लेते हैं 5 और 11, देखिए ये दोनों में भी उभयनिष्ठ गुणनखंड a होगा, और जब ये दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, ये दोनों का जब उभयनिष्ठ गुणनखंड a होता है तो इसका HCF जो होता है आपका 1 होता है। तो देखिए यहाँ हमने नोट करके लिखा है कि सहअभाज्य संख्याओं का जो महत्तम समवर्तक होता है वो 1 होता है। देखिए इसमें एग्जाम्पल भी लिए हैं 13 और 15, 8 और 9। देखिए ये दोनों में कॉमन 1 ही होगा, यानी ये एक सहअभाज्य संख्या है, मतलब कि युग्म है सहअभाज्य का। उसी प्रकार से 8, 9 ये दोनों में भी 1 है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है इसमें कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए सिद्ध करते हैं दोस्तों। देखिए हमने यहाँ पे लिख के रखा है दोस्तों कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। और इसको सिद्ध करने का एक तरीका है दोस्तों विरोधाभास मेथड से हम इसको सिद्ध करते हैं। विरोधाभास का मतलब क्या होता है कि विरोध करेगा इसका। तो देखिए इसमें हम लोग उल्टा मानते हैं सिद्ध करने के लिए। तो ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हल
और देखिए जो √5 है एक अपरिमेय संख्या है क्वेश्चन के अनुसार, लेकिन हम इसको उल्टा मानेंगे, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या का अगर कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर देगा तो ये परिमेय होगा, अगर नहीं सेटिस्फाई किया तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो चलिए मानते हैं, माना कि जो √5 है एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। तो आप जानते हैं कि कोई भी जो परिमेय संख्या होता है P/Q के रूप में होता है, तो इसीलिए √5 बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, P/Q मान लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे कि जहाँ आपका P और Q जो है, P और Q जो है क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या इस मान रहे हैं इसको कि सहअभाज्य संख्या है। कौन सा संख्या है, सहअभाज्य संख्या, तथा जो आपका Q है वो आपका 0 नहीं है, अगर 0 हो जाएगा तो वो अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आगे लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो देखिए वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और P/Q का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट का ख़त्म हो जाता है, तो ये 5 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा P²/Q²। अब देखिए यहाँ तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई होता है, तो P इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इससे हो जाएगा। तो देखिए 5Q² बराबर आपका क्या हो जाएगा, P²। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, तो यहाँ से Q² का वैल्यू अगर निकालते हैं तो देखिए Q² बराबर क्या हो जाएगा, P², और ये गुना में है तो यहाँ पे आपका भाग में आ जाएगा। देखिए यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो P² है वो क्या किससे विभाज्य हो रहा है, 5 से। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ P² 5 से विभाजित है। किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है। इसीलिए हमारा परिमेय क्या बोलता है कि जब अगर P² मतलब कि P² A से विभाजित है तो P भी जो होगा वो मतलब A से विभाजित होगा। तो इसलिए यहाँ पे आपका P भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है, होगा। तो अब देखिए जो 5 से विभाजित हो रहा है P², यानी कहने का मतलब है कि P जो है वो आपका 5 के गुणज में होगा तब तो विभाज्य हो रहा है। क्योंकि देखिए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, अगर 5 के गुणज में अगर सपोज 25 मान लेते हैं तो तभी तो ये 5 से भाग लगेगा। कोई भी संख्या मतलब अगर 5 के गुणज में रहेगा तो ही मतलब कि आपका 5 से विभाज्य होगा। तो इसीलिए मतलब कि P जो है आपका 5 का गुणज में है, तो यहाँ से हम मान सकते हैं, माना कि P बराबर 5C। तो देखिए यहाँ जहाँ आपका C है जो कोई पूर्णांक है, C कोई पूर्णांक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ फिर से लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो देखिए P का वर्ग करेंगे तो P² और 5C का वर्ग करेंगे तो देखिए P² यहाँ पे 25C²। तो देखिए यहाँ से P², तो देखिए आपका यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में P² बराबर क्या है, 5Q² है। तो यहाँ इसको 5
क्यू स्क्वायर बराबर 25c²। और यहाँ क्या लिख देंगे कि कहाँ से लिखे हैं इसको, हम समीकरण फर्स्ट से लिखे हैं। कहाँ से लिखे हैं, समीकरण फर्स्ट से लिखे हैं। तो यहाँ से देखिए जो 5q² है और देखिए इधर है c²। यहाँ 25 अगर c में गुना के साथ है तो यहाँ पे आपका 25 भाग के साथ आ जाएगा, तो यहाँ 5 से कट जाएगा। तो यहाँ देखिए q² जो है वो आपका q² / 5c²। तो देखिए यहाँ क्या देख रहे हैं आप कि जो q भी है q² है, यहाँ q² जो है वो किस से विभाजित है, 5 से विभाजित है। ठीक है, विभाजित है। तो क्या होगा, इसलिए q जो है यानी कि q भी आपका क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, 5 से विभाजित होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि अतः देखिए ये दोनों में जब 5 से विभाजित हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि 5 जो है ये दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो लिखेंगे कि अतः P और Q में कम से कम 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, तो देखिए जब 5 यहाँ पे एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो देखिए क्या होता है। तो इससे देखिए जब 5 यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो इसका मतलब क्या हो, जब सह अभाज्य माने तो इसमें तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, लेकिन जब यहाँ पे आपका देख रहे हैं तो यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हो जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए आपका विरोध कर रहा है ना, पहले माने कि 1 है, अब कह रहा है कि 5 है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि P और Q सभाज्य संख्या है। मतलब कि PQ है जो सहभाज्य संख्या, ये विरोध कर रहा है तो इस लिखे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे गलत मान लिए हैं, यानी कि √5 एक परमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरमेय, यानी ये आपको विरोध कर रहा है ना, तो यानी गलत माने तब ना विरोध कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखे कि परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि PQ सहभाज्य संख्या है। अतः इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए हमारा मानना गलत है। क्या है, गलत है कि आपका रूट जो 5 है, 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक है। तो यही आपको प्रूफ करना था, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है। अब देखिए इसमें और भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। उदाहरण का क्वेश्चन है आपका, उदाहरण का क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपका कभी कभी ये भी एग्जाम में आपका पूछ देता है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या हम करते हैं, हम लोग इसको उल्टा मानते हैं। तो देखिए चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। तो पहले लिखेंगे कि हल, और यहाँ माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है। तो जब परिमेय संख्या है तो इसलिए क्या हो जाएगा कि √3 बराबर P/Q हो जाएगा, जहाँ P और जो Q है वो सहअभाज्य है। कौन सा संख्या है, अभाज्य संख्या है, तथा Q = नॉट 0 है। ठीक है। सहअभाज्य संख्या और Q = नॉट 0 है। तो लिखेंगे यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो देखिए जब वर्ग करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ P/Q का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका P²/Q² हो जाएगा। अब देखिए इसमें तिरछी मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो देखिए 3Q² हो जाएगा आपका, और यहाँ 1 को P² से करेंगे तो P² आएगा। तो देखिए अब इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, और यहाँ से Q² का वैल्यू निकालेंगे। तो Q² का वैल्यू क्या हो जाएगा, P²/3, क्योंकि यहाँ गुना में है तो यहाँ पे भागा आ गया। तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि P² को Q क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ P² 3 से विभाजित है, और आप लोग परिमेय से जानते हैं कि जब P² को 3 विभाजित कर रहा है तो P को भी करेगा। तो P² 3 से विभाजित है, इसलिए आपका क्या होगा, P भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है। अब देखिए जब 3 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो P होगा आपका वो आपका 3 के गुणज में होगा। ठीक है। जैसे कि देखिए जब 3 के गुणज में रहेगा तो ही तो 3 से डिवाइड होगा ना पूरा। तो यहाँ पे 1, या फिर 9 लेते हैं तो फिर 3 से डिवाइड करेंगे, या फिर 18 लेते हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे, यानी 3 के गुणज में है। तो यहाँ फिर से हम लोग मानेंगे कि माना P बराबर 3C, और जहाँ पे जो 3 है वहाँ 3 की जगह पे कुछ भी C के जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, पूर्णांक संख्या में रख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जहाँ आपका C है, C एक कौन सा संख्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ भी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो देखिए वर्ग करेंगे तो P का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3C का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए P² बटे बराबर 3 × 3 × 9 C²। तो देखिए P² का जो वैल्यू है वो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, P² बराबर 3Q², यानी यहाँ पे P² बराबर इतना लिखे या फिर इतना बराबर इतना लिखे। तो देखिए P² की जगह पे हटा के हम लिख सकते हैं 3Q², और यहाँ पे 9C²। तो कहाँ से लिखें, तो यहाँ लिख देंगे कि समीकरण फर्स्ट से। ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 3Q² को 3Q² रहने दीजिए, ये जो यहाँ पे
बराबर की इस साइड में है सी के साथ गुना में, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा, तो 9 और यहाँ पे सी स्क्वायर, तो देखिए 3 से भाग हो रहा है, यानी जो क्यू स्क्वायर है वो बटे 3 और यहाँ पे सी स्क्वायर। या अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो क्यू स्क्वायर है वो 3 से विभाजित है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, प्रमेय क्या बोलता है कि जब क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है तो क्यू भी आपका, इसलिए क्यू भी 3 से क्या होगा, 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। तो देखिए अब 3 से विभाजित होगा, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि पी भी क्यू स्क्वायर भी 3 से विभाजित है और पी स्क्वायर भी 3 से विभाजित है, यानी दोनों में अब क्या कॉमन हो जा रहा है, आपका 3 कॉमन हो जा रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः पी और क्यू में कम से कम 3 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो देखिए जब यहाँ पे आपका 3 कम से कम उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जबकि यहाँ हम माने कि सहभाज्य संख्या, तो सहभाज्य संख्या कहने का मतलब कि इन दोनों में एक है जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो यानी कि ये आपका विरोध कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि जो विरोधाभास प्राप्त होता है कि P और जो Q है क्या है, सहभाज्य संख्या है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने जो है वो गलत मान लिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए हमारा मानना गलत है कि जो आपका √3 है एक परिमेय संख्या है। तो अब लिखेंगे कि अतः हमारा मानना तो गलत है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः √3 जो है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यही आपको प्रूफ करना था, तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ। अब देखिए लास्ट एक और उदाहरण आपका पूछा जाता है, वो भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए इसमें भी ये भी क्वेश्चन आता है आपका बोर्ड एग्जाम में, तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए √3 को भी सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे कि इसको उल्टा मानेंगे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल, और चलिए मानते हैं कि माना कि √2 है एक आपका परिमेय संख्या। कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। तो इसलिए क्या हो जाएगा, √2 बराबर हो जाएगा P/Q,
तो और यहाँ पे आपका क्या मानना है कि जो P और Q है वो सहअभाज्य है, सहअभाज्य है। मतलब कि ये दोनों में आपका एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड और दोनों का HCF 1 है, यानी P और Q सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, तथा Q बराबर नॉट जीरो। अगर जीरो हो जाएगा तो ये अपरिभाषित होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे नॉट जीरो लिखते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे आपका PQ का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए जब यहाँ पे स्क्वायर होता है तो आपका रूट से बाहर निकल जाता है, रूट का स्क्वायर होता है तो रूट खत्म हो जाता है। ये 2 बराबर क्या हो जाएगा, P²/Q²। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना होगा तो इसका 2 के साथ गुना होगा तो 2Q² और यहाँ पे 1 के साथ तो P²। इसी को हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे और यहाँ से Q² का वैल्यू निकालेंगे तो Q² बराबर क्या हो जाएगा, P²/2 हो जाएगा, क्योंकि ये भाग में चला जाता है। तो देखिए यहाँ से आपका Q²। तो देखिए आप क्या देख रहे हैं कि P² है जो 2 से विभाजित है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ P² 2 से विभाजित है। तो आप लोग परिमेय से जानते हैं कि जब P² को 2 विभाजित कर रहा है तो यानी कि P भी 2 से विभाजित होगा। तो इसलिए P भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, तो अब देखिए जब 2 से विभाजित है यानी P जो है 2 से विभाजित है, तो इसका कहने का मतलब है कि जो P है वो 2 के गुणज में है। ठीक है, तो 2 के गुणज में है तो हम लोग मान सकते हैं कि फिर से मानेंगे कि माना जो P है वो 2C है, P बराबर 2C है। ठीक है, यानी 2 के गुणज में है। ठीक है, तो जहाँ C एक कौन सा संख्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, पूर्णांक संख्या। तो देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे फिर से दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, करने पर। तो देखिए P का स्क्वायर करेंगे और फिर 2C का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा, P² बराबर क्या चीज़ हो जाएगा, 4C²। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम पहले P² का वैल्यू निकाल चुके हैं। देखिए P² बराबर क्या होता है, 2Q²। तो यहाँ से P² को हटा करके हम 2Q² लिख सकते हैं। तो 2Q² और यहाँ से C² और यहाँ कैसे हुआ, तो यहाँ पे हम लोग समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, कहाँ से लिखे हैं, फर्स्ट से लिखे हैं। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो 2Q है और ये गुना में है C के साथ 4, तो यहाँ नीचे आ जाएगा 4, यहाँ पे C² तो 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो Q²/2 हो जाएगा और C² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो Q² है वो उसको 2 विभाजित कर रहा है, तो लिख सकते हैं ना यहाँ कि यहाँ Q² है 2 से Q² है जो 2 से विभाजित है। इसलिए परिमेय क्या कहता है कि जब 2 से Q² विभाजित है तो Q भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जब 2 से विभाजित है तो P² भी
P भी 2 से विभाजित है, Q भी 2 से विभाजित है, यानी दोनों में उभयनिष्ठ क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि अतः P और Q में कम से कम 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो देखिए पहले तो हम लोग माने हैं कि यहाँ सहअभाज्य है। सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या होगा कि उभयनिष्ठ एक होगा जो दोनों का उभयनिष्ठ होगा, लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि 2 है जो उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि ये इसका विरोध कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि जो आपका P और Q सहअभाज्य संख्या है। क्या है? सहअभाज्य संख्या है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो माने हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, वो गलत माने हैं, इसी वजह से ये विरोध कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए हमारा मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में इस लाइन को लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये लास्ट में आप ज़रूर से लिखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर बहुत ध्यान से देखता है, लास्ट को आंसर मैच करवाता है। तो ठीक है, तो देखिए आपका अब सिद्ध हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूव, ठीक है। तो चलिए आज का इतना ही रहा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चनों के साथ। और इसके जितने भी पीछे क्वेश्चन है दोस्तों, वो सारा मैंने सॉल्व कर दिया है। जाकर आप डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।